नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल PYQ स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। एक पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इस संदर्भ में कैसे कौन कौन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भूगर्भीय इतिहास क्या रहा, कब कब हलचलें आईं, कैसे कैसे जीव बने, उनके बारे में क्या क्या संकल्पनाएं दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब पृथ्वी पर कौन सा युग रहा है। तो दो चीज़ें ये देखनी है, ठीक है। ये थोड़े से जटिल क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आसानी से कहानी की तरह इनको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दो चीजें हैं। एक है पृथ्वी की उत्पत्ति होना, यानी हमारा यूनिवर्स कैसे बना। दूसरी चीज है इस पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, अब पृथ्वी ये संरचना बन गई, ये पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गए, चंद्रमा बन गए, ये जितनी चीजें बन गई, अब इसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पेड़ पौधे आए, कैसे जीव जंतु आए। तो जो पहला चैप्टर है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे सूर्य से टूट के बनी, कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग, मतलब कोई कह रहा है पृथ्वी, कोई कह रहा था सूर्य है, सूर्य के बगल से तारा निकल गया था तो उसी से निकल के भाग, कोई दुई तारा वाली कहानी बताता है, कोई एक तारा वाली कहानी बताता है, कोई गैस के बादल वाली। तो अलग अलग तरीके की कहानी बताते हैं पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है। तो पहला पार्ट इसको लेकर के है और दूसरा पार्ट इस चीज को लेकर के है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी पहले वनस्पतियां बनी, फिर कौन कौन सी वनस्पतियां बनी, और आज इंसान कैसे आया, डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए, किस काल में पर्वत बने थे, किस काल में मछलियां आई थी, किस काल में, सारी चीज़ों को देखना। तो पहला चैप्टर चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो पहले इसका नोट्स देखेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हम पीछे इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा देखेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह उत्पन्न हुए हैं उसी तरह हमारी पृथ्वी भी उत्पन्न हुई होगी, अलग थोड़ी हुई होगी। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। इनमें से एक प्रारंभिक मतों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इमानुएल कांट की बात आती है। इन्होंने 1754 और 55 में वायव्य राशि परिकल्पना दी थी। तो सबसे पहले किसने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये चांद तारे कैसे बने, तो सबसे पहले इमानुएल कांट आए, उन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना दी। फिर उसके बाद में लाप्लास आए 76 में, 96 में, उसके बाद उन्होंने जो वायव्य राशि परिकल्पना दी थी उसमें कुछ सुधार किया। कहा वायु राशि परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि निहारिका के माध्यम से उत्पन्न हुई है, ठीक है। आगे चल के कोई आएगा, चैम्बरलिन और मोल्टेन आते हैं 1905 में, वो कह देते हैं नहीं, ग्रहाणु परिकल्पना है, यानी सूर्य का जो ग्रह था उसी से कुछ मैटर निकला है, कुछ पदार्थ निकला है। ग्रह का जो हमारी पृथ्वी है ना, वो एक ग्रह का ही अणु का ही भाग है, जो सूर्य बड़ा तारा था उसी का एक भाग है, उसी का एक अणु है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आगे चल के फिर आएंगे जेम्स जीन आ जाएंगे, हेराल्ड हॉस आ जाएंगे, ये लोग ज्वारी परिकल्पना देखने लगेंगे। फिर रसेल और लिटन आ जाएंगे, ये दुई तारा वाली कहानी बताएंगे, ठीक है। आटो स्मिथ वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरह से इनकी कहानी चलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, इमानुएल कांट की हमारी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि वायव्य राशि परिकल्पना, इसको ज़्यादा डीप में जाके इसमें बहुत ज़्यादा साइंस में घुसने की कोशिश मत करना, इसको बस ऊपर ऊपर एक समझ लेना कि कौन सा इसका मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने का मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इमानुएल कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वायव्य राशि परिकल्पना। लाप्लास ने कौन सा दिया था, फिर निहारिका परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, की मतलब जैसे ऐसे हुआ था, कोई कह रहा है ऐसे हुआ था, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तो इमानुएल कांट क्या कह रहे हैं, जो हमारी पूरी यूनिवर्स है वो धूल के माध्यम से हुआ है। एक वायु थी, जैसे वायु थी, धूल था, धक्कड़ था, गैस था, सारी चीजें थी, ऐसे करके पूरी यूनिवर्स में, पूरा मतलब ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे फैला हुआ था। फिर इन्हीं में क्या हुआ, सबसे पहले इन्हीं में थोड़ा सा जो ब्रह्मांड में, क्योंकि प्रत्येक चीज अपनी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जितने भी ब्रह्मांड में कण थे, जितनी भी वायु थी, धूल के कण थे, पानी था, ये सब चीजें थी, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और आकर्षित होकर एक संगठित होकर के पहले बना दे। सबसे पहले बनी निहारिका, और निहारिका के बाद में निहारिका से तारे बने, तारे से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से पूरा ब्रह्मांड बना। तो ऐसे बना इन्होंने कहा। लेकिन लाप्लास ने क्या कह दिया कि जो तुम बादल वाली बात कर रहे हो, वायु राशि नहीं, पहले से ही निहारिका मौजूद थी। निहारिका का मतलब होता है धूल के बादल पहले से मौजूद थे, पहले से ऐसा था कि ग्रह बनने की कगार में थे और ये जो निहारिका थे तेजी से घूम रहे थी और इससे तारे बने हैं। पहले धूल थी, धूल जम जम के तारे बने हैं, सूर्य बना है, ऐसे करके ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चल के कौन आता है, आगे चल के हमारे आते हैं चैम्बरलिन और मोल्टेन। इन्होंने अपने ग्रहाणु परिकल्पना में, यानी
प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। इसमें कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल के अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ जो पदार्थ था वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में बन गए। तो चैम्बरलिन और मोल्टन क्या कर रहे हैं, द्वितारा वाली कहानी बता रहे हैं। द्वितारा वाली कहानी का क्या करे, एक जैसे हमारा ये सूर्य एक तारा मौजूद था, अब क्या हुआ, ये जैसे ये हमारा सूर्य, जैसे देखिए ये हमारा, वो कह रहे हैं चैम्बरलिन और मोल्टन द्वितारा वाली कहानी बता रहे हैं, ये हमारा सूरज हो गए, एक बड़ा तारा ऐसे करके बगल से जब निकला तो इसने इसके कुछ पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया, यहां से कुछ पदार्थ निकला, वो कैसा निकला, सिगार के आकार में निकला, ऐसे निकला। अब जब ये तारा निकल के दूर चला गया तो ये जो पदार्थ था बाहर निकला था, यही आके ऐसे टूट गया। तो इसी से टूट टूट के क्या हुआ, इसी से टूट करके जुड़ के हमारी सारे ग्रह बने हुए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, इसी से टूट के बने हैं। ये चैम्बरलिन और मोल्टन ये कहते हैं। तो इनकी जो परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना है, जो द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिसमें द्वितारा वाली कहानी बताई गई है। ठीक है, आगे चल के कुछ और लोग आएंगे, वो अपनी कहानी कहेंगे। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं किसकी कहानी आती है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स जीन्स ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अन्य वैज्ञानिक थे सर हेरोल्ड जेफरनीस, इन्होंने भी इसमें कुछ संशोधन किया। फिर क्या हुआ, एच.एन. रसेल और लिटिलटन ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी द्वितारा वाली कहानी किसने कहा, रसेल और लिटिलटन ने फिर से कही। इसके कुछ समय बाद सूर्य के साथी तारे की बात मानी जाने लगी। इस तर्क को रीजन को जो दिया जा रहा था द्वितारक परिकल्पना कही गई। ये जो लोग दो तारों से पूरे हमारे ग्रह नक्षत्र सब बने हैं, ये जो कह रहे थे, इनकी परिकल्पना को बाइनरी हाइपोथेसिस या द्वितारक परिकल्पना कहा जाता है। रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो स्मिड, उन्होंने, और जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। जो निहारिका परिकल्पना इधर पहले दी गई थी उसी में कुछ संशोधन किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑटो स्मिट जो हमारे हैं, ऑटो स्मिट ने 1943 में अपनी अंतर तारक धूल परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल और गैस होने की बात कही, जबकि कार्ल वाइजास्कर ने अपने निहारिका मेघ परिकल्पना में सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी है। धूल एवं गैस के कणों में घर्षण हुआ, टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ और इसी में बढ़ता रहा, अभिवृद्धि हुई, इसी प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। आधुनिक समय में, अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे जो जिसको माना जाता है, जो सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ये जो ऊपर के ग्रह कर रहे थे, ये हमारे ग्रह से संबंधित है। पूरे वैज्ञानिक बता रहे थे हमारे जो सौर मंडल में ग्रह है वो कैसे उत्पन्न हुए थे। लेकिन जो आधुनिक समय में बिग बैंग की थ्योरी दी गई है, ठीक है, बिग बैंग की थ्योरी, इसमें पूरे ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने की बात कही जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि जो प्रारंभ में आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले या 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित था। एक बिंदु में इतना ज्यादा केंद्रित होता चला गया कि उसमें जितना भी पदार्थ था, आज का जितना भी यूनिवर्स है, जितने भी हमारे तारे हैं, नक्षत्र है, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, हजारों लाखों तारे, गैलेक्सियां, जितनी भी चीज थी वो एक बिंदु पे थी। ये सब परिकल्पना है, मतलब सही थोड़ी ना है, पता नहीं सही क्या हो, लेकिन एक दिया जाता है क्योंकि कुछ देखा गया, उसके आधार पर सिद्धांत दिया जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी में हबल क्या कह रहे हैं, एडविन हबल, कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, पूरा हमारा जितना भी कॉस्मोस था, वो एक बिंदु पर केंद्रित था और इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण लगता चला जा रहा था। फिर क्या हुआ कि कुछ पदार्थ की सिकुड़ने की एक क्षमता होती है। फिर क्या हुआ, अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ। जब इसमें ब्लास्ट हुआ, या कहें एक सेकंड के एक अरबवें हिस्से में, मतलब इतना ज्यादा विस्फोट हुआ कि इसी के पदार्थ जो थे इसमें बिंदु के आकार में, वो पूरे गैलेक्सी में, पूरे मतलब यूनिवर्स में फैल गए। और ये जो फैले, इससे बड़ी मात्रा में धूल फैली और उसी धूल से क्या हुआ, पहले तारे बने, तारों से गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सियों से ऐसे करके निहारिका बनी, फिर तारे बने, फिर उनसे ग्रह बने, फिर ग्रह से उपग्रह बने, ये सारी चीजें बनी। तो ये जो सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। क्यों ये सिद्धांत दिया गया है, क्योंकि अभी भी देखोगे तो हमारी जितनी भी गैलेक्सी है, जितने तारे हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बहुत तेजी से दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए सिद्धांत दिया जाता है कि दूर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कभी ये पास रहे होंगे, इनमें कुछ ब्लास्ट हुआ है, तभी ये ब्लास्ट वो हो रहे हैं। ठीक है, और आगे चल के हो सकता है एक सीमा के बाद में फिर से वो आ जाएं। तो ये सिद्धांत दिया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बात कही जाती है। यही आजकल सबसे मान्य है।
ठीक है। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में एडविन हबल इन्होंने प्रमाण दिए। अब इन्होंने ये बात कही तो प्रमाण दे के कही, प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले या 13.8 अरब वर्ष पहले आया था। मतलब एक ही परमाणु से सारी चीजें ये विस्फोट होकर बना। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ी, वे एक दूसरे से दूर होती गई। आकाश गंगा धूल, गैस, तारों, ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य ब्रह्मांडी पिंडों का समूह होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारी आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा में क्या होता है, गैलेक्सी में क्या होता है, धूल होती है, गैस होती हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब चीजें होती हैं। अन्य ब्रह्मांडी पिंड जितने पत्थर अत्थर टहल रहे हैं वो भी होते हैं। स्पष्ट है कि ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था प्रारंभ में। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्नि पिंड से विकिरण हुआ और ये फैलकर ठंडा हो गया, यानी विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में जब गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। यानी पहले बादल बने, बादल एक दूसरे से, पहले बादल होता है तो एक जैसा बादल होता है, फिर बादल क्या होंगे, आपस में कुछ पदार्थ एक दूसरे को, जैसे ये पूरा मान लो ये बादल है, ठीक है, ये इतना बादल है। अब बादल में ये भाग सिकुड़ करके आपस में एक चीज बना लेगा, इधर वाला बादल आपस में एक चीज बना लेगा, इधर वाला बादल आपस में एक चीज बना लेगा। तो ये क्या था, इनका कहना पहले से ही बादल उपस्थित थे और हल्के बादलों का जब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल लगा, एक दूसरे को आकर्षित हुए, तो ये बादल क्या हुए, विखंडित हो गए और इससे आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाएं फिर स्वयं टूट करके किसके, तारे का निर्माण करने लगी। बाद में तारे भी टूटे जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी तरह से जो संकल्पना पहले दी गई है कि हमारा सूर्य एक तारा है और उसी से पदार्थ निकल करके, ग्रह से अणु निकल करके हमारे जितने भी ग्रह हैं वो बने हुए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बाद में तारे भी टूटे और ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय परिकलन के आधार पर पृथ्वी की वायु जानने का प्रयत्न किया। यानी पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करें, तो कुछ विद्वानों ने इसके लिए अपने गणित के सूत्रों का प्रयोग किया है। अगर बात करें जोली की, जोली महोदय ने, जोली सर ने खनिजों की आयु पता लगाने का प्रयास किया है। जोली के अनुसार अभ्रक खनिज जो होता है उसके चतुर्दिक यानी चारों ओर अनेक संकेंद्रीय छल्ले होते हैं। इन्हें जोली ने खनिज हैलो का नाम। तो जो छल्ले बनते हैं, अभ्रक के खनिज होता है उसके चारों ओर संकेंद्रीय ऐसे छल्ले बनते हैं, उनको खनिज हैलो का नाम दिया गया था। कई सारे होते हैं, किसी ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी इतने दिन के, तो कैसे ज्ञात करते हैं उसकी उम्र, तो कई सारे ये जो है जोली थे, इन्होंने अभ्रक खनिज के आधार पर जो छल्ले बनते हैं उसमें, उस आधार पर ग्रहों की उम्र ज्ञात करने की बात कही। लेकिन दूसरा है यूरेनियम विधि और थोरियम विधि। देखिए ये होता है कि कोई भी जो चट्टान होती है उसमें प्राकृतिक तौर पर कुछ न कुछ मात्रा में थोरियम और यूरेनियम रहता है। अब ये समय के साथ क्या होता है, रेडियो सक्रिय जो भी तत्व होते हैं उनमें विकिरण द्वारा उसका क्षय होता है। तो कितना अभी तक क्षय हुआ होगा, जितनी उम्र होगी पृथ्वी की, तो इस आधार पर भी पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। तो वही अगला पॉइंट है। प्रोफेसर एच.एन. रसेल ने यूरेनियम सीसा और तथा थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु क्रमशः 2 अरब 25 करोड़ वर्ष तथा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई है। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, जो यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह है, इनके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए ही जाते हैं। इसीलिए ये जो रेडियोमेट्रिक जो रेडियो सक्रिय धातुएं हैं या पदार्थ हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ मात्रा में ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। अब कुछ ये चीज़ें दी गई हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो ग्रहों का उत्पत्ति हुई, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये कैसे हुई। तो इस संबंध में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अब उन सिद्धांत का दिया गया है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये सिद्धांत है और प्रतिपादक है। काम्टे दी बफन इन्होंने दिया था धूमकेतु टकराव परिकल्पना। इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना। लाप्लास ने इसको सुधार करके निहारिका परिकल्पना बताई, जबकि लॉकियर ने उल्का परिकल्पना बताई कि उल्का पिंड कोई आया उसी से जीवन हुआ, टकरा गया। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना। जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरनीज ने ज्वारीय परिकल्पना दी।
और H.N. रसेल और लिटिलटन ने इन्होंने द्वितारा वाली कहानी बताई, द्वितारक परिकल्पना। प्रोफेसर A.C. बनर्जी इन्होंने सीफीड परिकल्पना दी। होयल और लिटिलटन ने नवतारा परिकल्पना या सुपरनोवा परिकल्पना। डॉन हेनस और अल्फ विन ने विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। ऑटो स्मिड ने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। कार्ल वान वाइजस्कर और गेर्नार्ड कुइपर ने पूर्व या प्रोटो प्लैनेट परिकल्पना। जॉर्ज लेमेंथेयर ने बाद में सबसे जो सर्वमान्य माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो एक बार की इनको देख लीजिए, बस खाली नज़र दौड़ा लीजिए। बाकी ये संभव नहीं होता कि सब चीज़ें मतलब आप पढ़ लें या कोई भी याद कर सके, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ऑप्शनल की हैं, कौन सा कौन सिद्धांत दिया था ये सब। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है? तो गैस और धूल कणों की संकल्पना या गैस और धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किसने कहा था? ऑटो स्मिड ने कहा था। जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरीज इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना, ज्वार में क्या होता है, यही गैस और धूल के कण होते हैं, का एफ होयल और लिटिलन ने नवतारा परिकल्पना दिया था। ऑटो स्मिड ने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना दिया था, यानी धूल परिकल्पना किसने दिया था? ऑटो स्मिड ने दिया था। ऑटो स्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से मानी है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसके क्वेश्चन बहुत कम आए जाते हैं, बस एक समझ लीजिए, बाकी इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और इसको एक मतलब कहानी की तरह देख लीजिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु डिसाइड करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, पहले नोट्स फिर क्वेश्चन आंसर।